नमस्कार दोस्तों, एग्ज़ाम ड्रीम में आपका स्वागत है। हम आशा करते हैं कि जिन कैंडिडेट्स ने रेडियो ऑपरेटर के लिए फॉर्म अप्लाई किया है, उनकी रिटन एग्ज़ाम की तैयारी अच्छी चल रही होगी। हालांकि आप सभी को बहुत ज़्यादा वेट करना पड़ रहा है एग्ज़ाम के लिए और भर्ती बोर्ड की तरफ से भी कोई स्पष्ट संकेत प्राप्त नहीं हो पा रहा है कि एग्ज़ाम कब होगा। पर हम लोग एक आशा रख सकते हैं कि 2024 लोकसभा इलेक्शन तक सरकार इस भर्ती को पूरा ज़रूर कराएगी, तो कुछ समय में आपके एग्ज़ाम डेट भी आ जाएगी। ये सब सरकार और भर्ती बोर्ड के हाथ में है। जो स्टूडेंट्स हैं वो सिर्फ इतना कर सकते हैं कि मोटिवेटेड रहें और अपनी पढ़ाई निरंतर करते रहें। आप सब लोगों को मोटिवेटेड रखने के लिए ही हम लोग बीच बीच में रेडियो ऑपरेटर से रिलेटेड वीडियोस अपलोड करते रहते हैं, ताकि हताशा और निराशा के माहौल में भी आप मोटिवेटेड रहें और आप अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करते रहें। आज की इस वीडियो में आपको दिखाएंगे कि महानगर लखनऊ में स्थित पुलिस रेडियो कॉलोनी में सरकारी आवास प्राप्त करने के लिए आपको कौन सी परमिशन प्राप्त करनी होती है, और ये परमिशन का जो आदेश मिलता है बाद में, इस आदेश का प्रारूप कैसा होता है, कौन सा सक्षम अधिकारी इस आदेश को पारित कर सकता है और किस किस पोस्ट पर तैनात व्यक्ति को सरकारी आवास की सुविधा प्राप्त होती है। जो भी रेडियो ऑपरेटर्स की पोस्टिंग महानगर लखनऊ में स्थित पुलिस रेडियो हेडक्वार्टर में होती है और उनको वहीं पर पास में ही सरकारी आवास प्राप्त करना होता है, उनके लिए सबसे अच्छी सुविधा ये है कि पुलिस रेडियो हेडक्वार्टर के जस्ट बगल में ही पुलिस रेडियो कॉलोनी है। वहाँ पर उनको सरकारी आवास प्राप्त हो जाता है, जहाँ पर वो अपनी फैमिली रख सकते हैं। पर वहाँ पर सरकारी आवास पाने के लिए उनको ये आदेश प्राप्त करना होता है। तो आप देख सकते हैं कि ये आदेश है, पुलिस रेडियो कॉलोनी के रिक्त आवास तत्काल प्रभाव से निम्न प्रकार आवंटित किया जाता है। तो आप नीचे देख सकते हैं, इसमें सब विवरण दिया हुआ है। क्रमांक लिखा है, उसके बाद पद नाम मतलब किस पद पर पोस्टेड हैं, और उनका बैच नंबर लिखा हुआ है, और इसके अलावा उनका जो नाम है वो लिखा हुआ है, और उनको कौन सा आवास मिला है, आवंटित आवास, आवास का नंबर लिखा है, हाउस नंबर। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं क्रमांक 1 में यहाँ पर लिखा हुआ है परी। इसका मतलब है प्रा से प्रधान और परी से परिचालक। तो प्रधान परिचालक यानी कि हेड ऑपरेटर। जो क्रमांक नंबर 1 पर ये हेड ऑपरेटर के लिए आवंटित हुआ है। यहाँ पर हमने सिक्योरिटी पर्पज़ से ये किसी का नाम डिस्क्लोज ना हो, इसलिए हम लोगों ने यहाँ पर ब्लर कर रखा है नाम को। तो यहाँ पर नाम ब्लर हो रखा है और उनको जो भी आवंटित हुआ है आवास वो यहाँ पर लिखा हुआ है। तो जो नाम है और जो आवास संख्या है उसको हम लोगों ने सिक्योरिटी पर्पज़ से यहाँ पर ब्लर कर रखा है। उसके बाद देखिए पॉइंट 2 में भी प्रधान परिचालक के लिए आवंटित हुआ है, और पॉइंट 3 में प्रधान परिचालक मतलब जो हेड ऑपरेटर होते हैं। आपका भी जो वैकेंसी आई हुई है उसमें 3 तरह की पोस्ट हैं, कर्मशाला कर्मचारी की, सहायक परिचालक की और प्रधान परिचालक की। तो जो प्रधान परिचालक होते हैं रेडियो शाखा में हेड ऑपरेटर, ये उनके लिए लिखा हुआ है प्रा मतलब प्रधान और परी मतलब परिचालक, प्रधान परिचालक हेड ऑपरेटर। तो ये जो 3 क्रमांक हैं ऊपर के, ये प्रधान परिचालक हैं, इनको ये आवास आवंटित हुए हैं। और चौथा पॉइंट जो है उसमें देख सकते हैं आप सहायक परिचालक। ये जो लिखा हुआ है सहा डॉट परी डॉट, सहा मतलब सहायक, परी मतलब परिचालक, सहायक परिचालक यानी कि असिस्टेंट ऑपरेटर एओ के लिए। तो असिस्टेंट ऑपरेटर के लिए भी सरकारी आवास आवंटित हुआ है। इसके अलावा जैसा कि आप जानते हैं कि जो रेडियो मुख्यालय है वहाँ पर जो रेडियो ऑपरेटर्स होते हैं उनके साथ साथ कुछ अन्य कर्मचारी भी होते हैं, जैसे कि आरक्षी चालक होते हैं। आरक्षी चालक मतलब कांस्टेबल ड्राइवर। जो भी आपके सिविल पुलिस और पीएसी में कांस्टेबल्स होते हैं, ये ड्राइविंग कोर्स करके कांस्टेबल ड्राइवर बन जाते हैं। फिर इनकी पोस्टिंग हर जगह रहती है, हर मुख्यालय में। इनका काम होता है ऑफिसर्स की गाड़ी की ड्राइविंग करना। तो आरक्षी चालक का भी आवंटित हो जाता है। जो भी मतलब प्रतिनियुक्ति पर वहाँ पर तैनात होते हैं आरक्षी चालक, उनको भी वहाँ पर सरकारी आवास प्राप्त हो जाता है। तो आप देख सकते हैं कि रेडियो शाखा जो है वहाँ की जो कॉलोनी है, वहाँ पर रेडियो ऑपरेटर के साथ साथ आरक्षी चालक को भी सरकारी आवास प्राप्त हो जाता है। पॉइंट 6 में आप देख सकते हैं सा मतलब संदेश और वाह मतलब वाहक, संदेश वाहक। रेडियो शाखा में एक पोस्ट होती है संदेश वाहक। इनका जो काम होता है, इनका काम होता है डाक को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना। जो डाक होते हैं पार्सल, उनको एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना, ये संदेश वाहक का काम होता है। हालांकि इसका जो इंग्लिश अनुवाद होता है उसमें इनको मैसेंजर कहा जाता है। पर जल्दबाजी में जो विभाग के लोग होते हैं, डिपार्टमेंट के लोग, वो इनको मैसेंजर बोल देते हैं। तो ये होते हैं संदेशवाहक। ये ग्रुप डी की पोस्ट होती है। इनको भी रेडियो कॉलोनी में सरकारी आवास प्राप्त हो जाता है। उसके बाद आप नीचे आएंगे तो देखेंगे यहाँ पर कुछ शर्तें लिखी हुई हैं कि उक्त आवंटन रेडियो मुख्यालय से स्थानांतरण, सेवानिवृत्त, बर्खास्तगी की तिथि जो पहले से हो
उससे स्वतः निरस्त समझा जाएगा। उक्त अधिकारी कर्मचारी आवास में आवासित होने की सूचना 3 दिवस के अंदर रेडियो निरीक्षक प्रतिसार आंकिक को देंगे। मतलब रेडियो मुख्यालय में जिनकी पोस्टिंग है, उनका अगर स्थानांतरण होता है, मतलब ट्रांसफ़र होता है, या फिर सेवानिवृत्ति मतलब कि वो लोग रिटायर हो रहे हैं, या फिर बर्खास्तगी है, जब वो बर्खास्त या फिर बर्खास्त कर दिए जाएं, इन 3 स्थिति में उनसे जो सरकारी आवास है वो स्वयं छिन जाता है। जिस तिथि को उनका ये काम होता है, या तो ट्रांसफ़र होगा, या फिर रिटायरमेंट होगी, या फिर बर्खास्त होंगे, तो इसकी जो तिथि होती है उसमें वो स्वतः मतलब अपने आप ही निरस्त समझा जाता है। उनका जो आवास पर जो अधिकार है वो समाप्त हो जाता है। और ऐसा होने पर उनको 3 दिन के अंदर ही इसकी सूचना देनी होती है, किसको? रेडियो निरीक्षक प्रतिसार को, मतलब रेडियो इंस्पेक्टर लाइंस, RI लाइंस कह सकते हैं इसको। और ये रेडियो इंस्पेक्टर प्रतिसार कहा जाता है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं दिनांक लिखा होता है, और इसमें जो साइन है वो आप देख सकते हैं, सहायक रेडियो अधिकारी कर्मशाला। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये साइन है, उत्तर प्रदेश पुलिस रेडियो मुख्यालय। ये सक्षम अधिकारी के साइन है, सहायक रेडियो अधिकारी कर्मशाला, उत्तर प्रदेश पुलिस रेडियो मुख्यालय। तो आपने इस आदेश को देख लिया होगा कि इस प्रकार जब आदेश पारित होता है तब जाकर के कर्मचारी को रेडियो कॉलोनी में एक सरकारी आवास प्राप्त हो जाता है। और आपने ये भी देखा कि जो रेडियो शाखा की जो कॉलोनी होती हैं, रेडियो कॉलोनी, वहाँ पर जो ऑपरेटर्स होते हैं, जैसे रेडियो में होते हैं जैसे हेड ऑपरेटर, असिस्टेंट ऑपरेटर, उनके साथ साथ कांस्टेबल ड्राइवर्स को भी वहाँ पर सरकारी आवास प्राप्त हो जाता है। और उसके साथ ही जो संदेश वाहक होते हैं उनको भी सरकारी आवास प्राप्त होता है। इसके अलावा आपको एक बात और बताने चाहेंगे कि जैसे कि जो ऑपरेटर्स होते हैं और जो ग्रुप सी की पोस्ट हैं, ग्रुप सी और ग्रुप डी के लिए अलग लाइंस बनी होती हैं, और ग्रुप सी के पोस्ट वालों के रहने के लिए जो आवास होते हैं वो उनके अलग आवास बने होते हैं। और जो भी कर्मचारी इसमें सरकारी आवास प्राप्त करता है, उनके वेतन से जो HRA होता है, हाउस रेंट अलाउंस, जिसको कि कहा जाता है मकान किराया भत्ता, उनके वेतन से वो कटिंग होने लगती है। मतलब जिसने भी सरकारी आवास लिया है उनको वेतन में HRA नहीं मिलेगा, जो HRA नाम का भत्ता होता है वो भत्ता नहीं मिलेगा। अगर आपने सरकारी आवास नहीं लिया हुआ है, आप अपने मकान में रहते हैं, वहाँ से अप डाउन करते हैं, या फिर आपने कहीं पर रूम ले रखा है किराए से, तो आपको HRA बराबर मिलता रहेगा। पर अगर आपने एक बार सरकारी आवास ले लिया तो आपके वेतन में से HRA का जो भत्ता होता है उसकी कटिंग शुरू हो जाती है। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और अपने सभी दोस्तों को शेयर करें। और दोस्तों, कमेंट करें कि एग्ज़ाम डेट को लेकर आपकी क्या राय है। आपके हिसाब से एग्ज़ाम होने की संभावना कब तक है। जैसे ही एग्ज़ाम डेट को लेकर कोई भी ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन मिलेगी, हम तुरंत ही एक वीडियो अपलोड करके आपको इन्फॉर्म कर देंगे। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।